भाग बांगरू भाग। दुबले पतले भोले भाले बांगरू से सारा घर परेशान था। बांगरू सब कुछ होने के बावजूद शर्मीला बहुत था और घर की चारदीवारी में बंद रहता था। दूसरी तरफ मोहल्ले के लड़के आसमान सिर पर उठाए घूमते थे। आधे से आधे लड़के टेलीविज़न और सिनेमा के असर से बम्बई भाग चुके थे और कुछ दिनों के अंदर वापस भी आ गए थे। यह तो उनका मोहल्ला प्रेम था, वरना वो भी फिल्मी दुनिया में धूम मचा रहे होते। मोहल्ले के सारे लड़के दूसरे मोहल्ले के लिए काफ़ी मशहूर थे। यह मशहूरी उस समय और बढ़ जाती जब पुलिस आती और किसी लड़के को गिरफ्तार करके ले जाती। जो लड़का पकड़ा जाता वो रातों रात मोहल्ले का बेताज बादशाह बन जाता। इसे गलत अर्थों में ना लें, यह कोई बदनाम मोहल्ले के किस्से नहीं है। दरअसल बात यह है कि जब भी कोई लड़का घर से भागता है तो पड़ोस के लोग उसके घर धीरज बंधाने आते हैं। वो लड़के के गुणों का बखान करते हैं और उसके यार दोस्तों, मोहल्ले के लोगों, उसके टीचरों और शिक्षा पद्धति को पानी पी पी कर कोसते हैं, जिनकी बुरी सोहबत में फंसकर लड़का घर से भाग गया। लड़के के माँ बाप भी आंसुओं के तले लड़के का बखान करते नहीं थकते। लड़के का पिता बतलाता है, काके नू ठंडा पानी पीने का बहुत शौक था, इसलिए नया फ्रिज लाकर दिया था। ओस नू बहाकर जाके फिल्में ना देखनी पड़ें, इसलिए उसे सीडी प्लेयर ला दिया था। देखो अब ये चीज़ें बेकार पड़ी हैं। इसी तर्ज पर लड़के की माँ भी सुबह कर कहती है, 5 तरह के खानों से तो काका कम नहीं खाता। खाने पीने की तमाम चीज़ें तो मैंने उसके लिए अमेरिका से मंगवाई हैं। भागने वाले लड़के के घर वाले बतला देते थे कि उनका लड़का कितना अनमोल हीरा है और उन्होंने क्या क्या नहीं किया उस लड़के के लिए। बांगरू के माता पिता और उसकी बहनें सिर्फ इसलिए परेशान रहती थी कि उनका भाई घर से क्यों नहीं भागता। एक बार तो बांगरू की बहनों ने महंगी टॉफ़ियाँ देते हुए उसे कहा कि हम तुम्हें हमेशा ऐसी ही टॉफ़ियाँ देंगे, पर तुम घर से भाग जाओ। बांगरू ने कुछ देर तक टॉफ़ियों को देखा और फिर चुपचाप एक कोने में चला गया। खास रक्षाबंधन के दिन उसकी तीनों बहनों ने अपने आखिरी हथियार का प्रयोग किया। बांगरू घर से भाग जाओ, वरना हम तुम्हें राखी नहीं बांधेंगे। इस धमकी का भी बांगरू पर कोई असर नहीं हुआ। वह वहाँ से उठकर चादर में मुँह छिपाकर ज़ोर ज़ोर से रोता रहा। बहनों ने अपनी असफलता की कहानी अपने डैडी को सुनाई। उन्होंने बांगरू को समझाने की कोशिश की, बेटा बांगरू, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम्हारे आसपास की दुनिया कैसी है। ज़रा बाहर निकलो, घर में रहने से तुम कुएं के मेंढक बनते जा रहे हो। बांगरू ने बात काटते हुए कहा, मैं सब समझता हूँ डैडी, लेकिन मैं घर से नहीं भाग सकता, मुझे डर लगता है। पांगरू के इस तरह घर से न भागने पर उसके डैडी मिस्टर चौधरी को बहुत ही गहरा धक्का लगा। तरह तरह से उपाय सोचे गए, इलाज ढूंढा गया कि बांगरू को घर से कैसे भगाए। परिवार के सारे लोगों की इस विषय पर पूरे दिन में 4 बार मीटिंग होती। पूरे परिवार की घंटों की बहस को बांगरू एक बार गर्दन हिलाकर सब कुछ नकार देता। बार बार अपने फैसलों को असफल होता देखकर मिसेस चौधरी बांगरू को जी भर कर कोसती और कहती, न जाने कैसा कपूत मेरे घर पैदा हो गया है। ना घर से भागता है, ना इसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है। न जाने भगवान ऐसा लड़का देकर मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है। अरे मेरे तो करम ही फूट गए। पर फिर भी बांगरू पर कोई असर नहीं पड़ा। इस सब को देखकर मिस्टर चौधरी ने बांगरू को घर से भगाने का एक फुल प्रूफ प्लान बनाया। उन्होंने बांगरू को 1,000 रुपये दिए और उसे समझाया कि उन्होंने उसके लिए पास के शहर में एक होटल में कमरा बुक करा दिया है। वहाँ शानदार खाना मिलेगा, रोज़ फिल्में देखने को मिलेंगी और उसे वहाँ करना वरना कुछ नहीं है, बस वहाँ 10 दिन रहकर आ जाना है। पहले तो बांगरू ने इससे भी इनकार कर दिया, लेकिन जब उसे डराया धमकाया गया, वहाँ मिलने वाले ऐशो आराम के बारे में विस्तार से बताया गया, तब उसने बेमन से हाँ कर ही दी। बांगरू के हाँ करते ही घर में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे कि उनके बच्चे ने कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए हाँ भर दी हो। यानी कि अब बांगरू घर छोड़कर जाने के लिए तैयार है।
यह फैसला हो गया कि कल दोपहर वाली ट्रेन से बांगरू भाग रहा है, यानी घर छोड़ रहा है। बहनों ने मिलकर उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाया। दोपहर के वक्त मिस्टर चौधरी दफ्तर में बैठकर काम कर रहे थे कि तभी उनके घर से एक आदमी दौड़ता हाफता हुआ आया और उसने आते ही यह खबर दी जिसका मिस्टर चौधरी को बरसों से इंतज़ार था। चौधरी साहब घर चलिए, बांगरू घर से भाग गया है। भाभी जी आंगन में बैठकर रो रही हैं। यह खबर जंगल की आग की तरह चारों तरफ फैल गई। लोग मुंह लटकाकर मिस्टर चौधरी के पास आते और बेचारे को तसल्ली देते कि कोई बात नहीं, वापस आ जाएगा। चौधरी साहब चुपचाप सुनते रहते। चौधरी वह सब बतलाते जिनको बताने के लिए बरसों से उनकी इच्छा दबी हुई थी। तभी दफ्तर का एक शरारती कर्मचारी गुप्ता उनकी मेज पर आया और बोला, चौधरी जी, जाकर पुलिस स्टेशन खबर दे दो, पुलिस बांगरू को ढूंढ लाएगी। चौधरी ने सांस खींचकर कहा, अजी छोड़िए भी, पुलिस तो बस डंडा बजाने का काम करती है, उसके बस की कहाँ है। लेकिन अंदर ही अंदर चौधरी को डर लग रहा था कि कहीं उन्होंने सचमुच पुलिस को खबर कर दी तो पुलिस वाले अभी बांगरू को स्टेशन से पकड़कर यहाँ लाकर बैठा देंगे और सारे किए धरे पर पानी फिर जाएगा। बांगरू की बहनें अलग अलग दिशाओं में मोहल्ले में घूम रही थी और रो रो कर गर्व से अपने भाई के भागने की खबर सुना रही थी लोगों को। वैसे चौधरी ने जब अपने पति को इतनी सारी भीड़ साथ लिए आते देखा तो पहले उन्हें बेहद खुशी हुई और फिर उन्होंने दहाड़े मारकर रोना शुरू कर दिया, जिससे कि उनका दुख प्रकट हो और लोग उनके आसपास वाले भी घर आ जाएं। जब मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए तब मिसेस चौधरी ने ज़माने को गाली देना शुरू कर दिया। पड़ोस की उन औरतों को जिनके लड़के पहले से भागे हुए थे, उन्होंने उनका पूरा साथ दिया। अब भी मिस्टर और मिसेस चौधरी लोगों को पहले से भागे जा रहे थे कि उन्होंने मिसेस चौधरी का क्या कुछ नहीं दिया। तभी बांगरू रोती हुई शक्ल लेकर घर वापस आता हुआ दिखा और पास आकर बोला, डैडी, स्टेशन पर मेरी किसी ने जेब काट ली। मैं आपका सपना नहीं पूरा कर पाया घर से भागने का, मुझे माफ़ कर दीजिए डैडी।